कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीय रिहा हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 8 में से 7 भारतीय वापस भारत लौट आए हैं। सभी पूर्व नौसैनिक दोहा के अल्दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत सरकार ने सभी 8 भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम अपने नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सभी पर पनडुब्बी परियोजना की कथित जासूसी करने का आरोप था, जिसके बाद सभी को जेल में बंद रखा गया था। कथित जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में वहां की अदालत में सभी सैनिकों की सजा कम कर दी गई थी। कतर के इस फैसले से केंद्र सरकार भी हैरान थी। भारत ने सभी पूर्व सैनिकों को कानूनी सहायता भी प्रदान की थी। बहरहाल 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई भारत के लिए बड़ी जीत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत देने का विरोध कर रहा है। ज्ञानव्यापी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया ने हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दी गई थी। दरअसल जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को ये फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज सुबह 10 बजे से याचिका पर सुनवाई करेगी। 31 सालों के बाद व्यास तहखाने में दोबारा पूजा पाठ शुरू हुआ है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी जीत बताई है। कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 15 फरवरी को सुनवाई करेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। मुजफ्फरनगर में आज ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने गांवों का रुख कर दिया है। ग्रामीण मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस अभियान की शुरुआत आज से मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ से हो रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। धार्मिक नगरी शुक्र तीर्थ में कार्यक्रम का आयोजन कर बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसानों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 किसानों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के तकरीबन 2 लाख गाँवों तक जाएगी। पार्टी का मकसद इस अभियान के जरिए आम लोगों के लिए सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाना है। यात्रा के जरिए बीजेपी शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव के जन-जन से जुड़ना चाहती है। यह अभियान करीब 1 महीने तक चलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता इस अभियान के तहत गांवों में चौपाल लगाएंगे। यात्रा के जरिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। देखिए, पंजाब चंडीगढ़ के बाद अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर विपक्षी गठबंधन को झटका देने जा रहे हैं। जी हां, केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली में भी उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब के तरनतारन में बयान दिया है कि दिल्ली के लोगों ने 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को देने की ठान ली है। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। उनके इस बयान को आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर किया है। केजरीवाल के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब चंडीगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल के इस बयान से विपक्ष गठबंधन को झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे के लिए 4-3 के फॉर्मूले पर चर्चा कर रही थी। इसमें कांग्रेस 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उन्होंने पहले हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में ईडी से जवाब मांगा था। अपनी हस्तक्षेप याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत और नियमों के खिलाफ बताया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि की जमानत याचिका खारिज कर चुका है, जिन्हें ईडी ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी ने राज्यसभा के 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 7 राज्यों के लिए 27 फरवरी को मतदान होंगे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड से बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा से सुभाष बराला, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप, पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य और कर्नाटक से नारायणा कृष्णासा राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद बीजेपी नेता आरपीएन सिंह अपने समर्थकों से मिले। समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा से बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सुभाष बराला ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बराला को बधाई दी। राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इसी दिन वोटिंग के बाद चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। और हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी में शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक तरफ तो जहां पुलिस दंगाइयों की धरपकड़ तेज कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पैरामिलिट्री की कंपनियां भी तैनात हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां की फिजा में 8 फरवरी से दंगों का जहर घुल गया है। प्रशासन की तरफ से हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र तक सीमित है। पूरे मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा करने वालों के पास से 7 तमंचे, 52 गोलियां बरामद हुई हैं। उपद्रवियों के कब्जे से सरकारी गोलियां भी बरामद हुई हैं। हालांकि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस की दबिश का दायरा यूपी की सीमा से सटे इलाकों से लेकर दिल्ली तक तेज है। अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अब्दुल मलिक की आपराधिक कुंडली भी सामने आ चुकी है। हल्द्वानी के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ 7 मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें दंगा, उपद्रव और शांति भंग करवाने जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं हल्द्वानी में ही कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की, लेकिन अब मुस्लिम डेलीगेशन द्वारा कोर्ट के आदेश को ही खारिज किया जा रहा है। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां जमीयत ए उलेमा हिंद का ज्वाइंट डेलीगेशन शांति का पैगाम लेकर एसडीएम से मिलने पहुंचे। कर्फ्यू में ढील देने की अपील, और जब डेलीगेशन बाहर निकला तो कोर्ट के ऑर्डर को ही खारिज कर दिया। तो बताया गया हमें कि कोर्ट का ऑर्डर डेमोलेशन का नहीं था। कोर्ट में 14 तारीख दी गई थी, 14 तारीख में सुनवाई होती, उसके बाद क्या डिसीजन आता। उसके बाद हमें ये नहीं था कि अगर वो गैर कानूनी है कोई चीज़, ज़बरदस्ती हमारी कोई मस्जिद मदरसा सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डेमोलेशन का ऑर्डर होता है। अगर कोर्ट के आदेश को एक तरफ रख भी दिया जाए तो क्या अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में की गई हिंसा जायज है? हालांकि उत्तराखंड के सीएम धामी खुद कह चुके हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रशासन ने एक्शन लिया है। न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है। हल्द्वानी में फिलहाल पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात हैं और शांति बहाली की कोशिशें तेज हैं।
मोदी सरकार साल 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। भारत रत्न पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी दोस्ती भूल गई है। देश में भारत रत्न के सम्मान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने के सवाल पर शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दोस्ती और योगदान को भूल गई है, नहीं तो हमारी पार्टी और उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे होते। बीजेपी हमारे रिश्ते को भूल गई है। भाजपा को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर याद होता तो हमारे पार्टी को ऐसे जैसे अभी बर्ताव उनका चल रहा है वैसे नहीं होता। उद्धव साहब के प्रति उनका जो बर्ताव है ऐसे नहीं होता, लेकिन दोस्ती भूल गए, उनका योगदान है वो भूल गए, रिश्ता भूल गए। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की है। मोदी सरकार की तरफ से जब से 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, तभी से कई राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं को भारत रत्न देने की मांग कर रही हैं। Zee News.